हेलो फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे थे सीबी का फाइनेंस सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज मनी मार्केट कवर किया था। इस वीडियो में हम अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए या सबसे पहले हम इंडिजिनस बैंकर से स्टार्ट करते हैं। आपको बैंक्स का काम तो पता है, वो लोगों से डिपॉजिट लेती है और फिर बिजनेसमैन को लोन देती है। अब सोचिए कि किसी ने घर में ही बैंक शुरू कर लिया और वो अपने लोकल एरिया में सबको बैंकिंग सर्विस दे रहा है। फॉर एग्जांपल, वो लोगों से डिपॉजिट में पैसे लेता है और फिर बाकियों को लोन में पैसे देता है। इसे हम इंडिजिनस बैंकर बोलेंगे। यहाँ इंडिजिनस का मतलब ही होता है लोकल। क्लियर है? सो एन इंडिजिनस बैंकर इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और प्राइवेट फंड विच रिसीव्स डिपॉजिट्स एंड एंगेजेस इटसेल्फ इन लेंडिंग मनी। नेक्स्ट है मनी लेंडर्स। नाम से आपको समझ रहा होगा कि ये मनी लेंड करने का काम करते हैं। ये बैंकर्स में नहीं गिने जाते। उसका रीज़न ये है कि ये डिपॉजिट नहीं लेते, बस ये लेंड करते हैं। साथ ही ये लोगों को खुद का पैसा लेंड करते हैं, जिससे रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन कुछ मनी लेंडर्स बोरोअर्स का फ़ायदा उठा के बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में पैसे लेती है। सो मनी लेंडर्स आर नॉट बैंकर्स, दे लेंड मनी फ्रॉम हिज ओन फंड्स। ए मनी लेंडर टिपिकली ऑफर्स स्मॉल पर्सन लोन्स एट ए हायर इंटरेस्ट रेट्स. The high interest rates charged by them is justified in many cases by the risk involved, whereas indigenous banker lend an asset money. Next है हुंडी। अब फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए हम लास्ट वीडियो का ही एग्जांपल ले लेते हैं। या सोचो कि रिलायंस ने भारत पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल बेचा, लेकिन भारत पेट्रोलियम के पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो रिलायंस भारत पेट्रोलियम के नाम पे एक हुंडी निकालेगा कि कोई फ्यूचर डेट में इतनी वैल्यू भारत पेट्रोलियम रिलायंस को पे करेगा। इस हुंडी को भारत पेट्रोलियम अप्रूव करता है। अब अगर रिलायंस को पैसे का अर्जेंट काम है तो वो ये हुंडी लोगों को ट्रांसफ़र करके कैश ले सकता है। ये सिस्टम ऑर्गेनाइज मार्केट आने से पहले यूज़ होता था फ्रेंड्स। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। ए हुंडी इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन रिटर्न मेड बाय ए person directing another to pay a certain sum of money to a person named in the order. It is a kind of financial instruments evolved on the subcontinent used in trade and credit transactions. अब फ्रेंड, नेक्स्ट हम मनी मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। या सबसे पहले हम ट्रेजरी बिल, उसके बाद ट्रेजरी नोट और यहाँ ट्रेजरी बॉन्ड को समझ लेते हैं। इंडिया में हम ज़्यादातर ट्रेजरी बिल का ही टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर ट्रेजरी नोट और ट्रेजरी बॉन्ड, ये टर्म यूनाइटेड स्टेट्स या इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है। सो इंडिया में ये टर्म यूज़ नहीं होते, फिर भी आपने इनका डिफरेंस समझ लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस बहुत सिंपल है। यहाँ ट्रेजरी बिल ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है जो शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के समय के लिए होता है। उसके बाद ट्रेजरी नोट ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है जहाँ सिक्योरिटी की मैच्योरिटी मीडियम टर्म विच इज़ 1 साल से 10 साल के लिए होती है। और लास्ट में ट्रेजरी बॉन्ड ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जहाँ सिक्योरिटी की मैच्योरिटी 10 साल से ज़्यादा समय के लिए होती है। क्लियर है? सो द ट्रेजरी बिल इज नेगोशिएटेड शॉर्ट टर्म, दैट इज 1 year और लेस डेप ऑब्लिगेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड backed by its full faith and credit. Then the treasury note is a negotiable medium term which is 1 year to 10 years debt obligation issued by the government and backed by its full faith and credit. Then afterwards there is treasury bond which is a negotiable long term, that is 10 years or longer debt obligation issued by the government and backed by its full faith and credit. नेक्स्ट टर्म है अप्रोप्रिएशन। इसका मीनिंग फाइनेंस में बहुत सिंपल है, मतलब कोई भी फंड कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखना। आपको पता है कि गवर्नमेंट हर साल अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करती है, उसकी मदद से वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ कर सकती है। क्लियर है? सो द अप्रोप्रिएशन इज व्हेन द मनी इज सेट असाइड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ए कंपनी और ए गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट्स फंड्स इन ऑर्डर टू डेलीगेट कैश फॉर द नेसेसिटीज ऑफ इट्स ऑपरेशंस। द अप्रोप्रिएशन एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मैं आपको एन्युटी का कंसेप्ट समझाता हूँ। ये टर्म आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन एस्पिरेंट्स को इसमें डाउट रहता है। ये बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। एन्युटी मतलब होता है गारंटेड इनकम। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो। आपने बहुत सारे पेंशन स्कीम सुने होंगे। उस स्कीम में हम पहले 20 से 30 साल अमाउंट जमा करके फंड बनाते हैं, उसे हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। और जब कोई रिटायर होता है तो उसे हम मंथली गारंटेड इनकम देते हैं, इसी को हम एन्युटी बोलते हैं। ये तो पेंशन का एग्जाम्पल हो गया। अब यह गवर्नमेंट बॉन्ड का भी एग्जाम्पल ले लो। सोचो कि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 10 लाख इन्वेस्ट किए
और गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि आपको हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे। अब फ्रेंड्स इस केस में यहाँ 10,000 एन्युटी हो गई और यहाँ जिसको भी ये एन्युटी मिल रही है उसे हम एन्युटेंट बोलते हैं। क्लियर है? So the annuities are the financial products that offers a guaranteed income stream, usually for retirees. The accumulation phase is the first stage of an annuity, whereby investors fund the product with either a lump sum or periodic payments. The annuitant begins receiving payments after the annualization period for a fixed period or for the rest of their life. The annuities can be structured into different kinds of instruments, which gives investors flexibility. Next मैं एक concept समझाना चाहता हूँ, which is balloon loan. ये मनी मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल लोन का प्रोसेस समझ लो। या किसी भी नॉर्मल लोन में अगर आपने लोन लिया तो उसके टेन्योर में आपको मंथली ईएमआई पे करना होता है और फिर लास्ट ईएमआई पे करने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिंसिपल नहीं पे करना पड़ता। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ सोचो कि आपने 1 लाख का लोन लिया है जिसका आपको साल भर में 20% इंटरेस्ट पे करना है, मतलब साल में 1,20,000 पे करना होगा। सो आप मंथली ईएमआई में 10,000 पे करते हो और लास्ट ईएमआई भरने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। उसका रीज़न ये है कि पूरा प्रिंसिपल अमाउंट कवर हो गया है। लेकिन बलून लोन में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ अगर आपने लोन लिया तो आपको रेगुलर ईएमआई से कम ईएमआई पे करना होगा और जब आप सारे ईएमआई पे कर दोगे तो बचा हुआ प्रिंसिपल आपको पे करना होगा। सेम एग्जांपल ले लो, आपने 1 लाख का लोन लिया है जहाँ 20% इंटरेस्ट है, मतलब 1,20,000 पे करना है। अब इस बार आप बस 5,000 मंथली ईएमआई पे करते हो, जिससे साल में वो हो गए 60,000 और बाकी के 60,000 आप लास्ट ईएमआई के साथ पे कर लोगे, मतलब आपका लास्ट ईएमआई 65,000 का रहेगा। सो आप समझ गए कंसेप्ट। So a balloon loan is a type of loan that does not fully amortize over its term. Since it is not fully amortized, a balloon payment is required at the end of the term to repay the remaining principal balance of the loan. So friends, यह हमारा मनी मार्केट पूरा कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कैपिटल मार्केट कवर करेंगे। So thanks for watching and meet you in the next video.